सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि उन लोगों से वैल्यूज़ को यूज़ करना नहीं आता कि कब कौन सी वैल्यूज़ लेते हैं कब कौन सी नहीं लेते हैं। लेकिन हम है ना, हम सारी प्रॉब्लम्स को आपकी सॉल्व करेंगे। लेकिन बस बने रहिए, जितना आप लोगों से आपके पास स्टैमिना है उस स्टैमिना को मजबूत करिए और ज़्यादा, और पूरे लेक्चर को कम्प्लीटली देखिए। आप लोगों का ये जो चैप्टर है कम्प्लीटली फिनिश्ड हो सकता है एक ही बार में, अगर आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लें कि किस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशंस होते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपको इसको समझ में आता है तो ये आप लोगों को चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी लगने वाला है। और दूसरी चीज़, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस आपके लैंग्वेज को अच्छा बना देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोगों को स्टडी करना है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखिए, सपोज करिए कोई अगर मैं हूँ, मैं नीचे से बैठा हुआ, यहाँ से मतलब मैं ऊपर की साइड देख रहा हूँ, यानी मेरा जो आंखों की जो मेरी डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाती है, तो मैं इसे एंगल ऑफ ये जो ऊपर की तरफ जा रही है और एक ये लाइन सामने, यानी कि अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूँ यहाँ पर, एक तो मेरी साइड है ये, यानी कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है एक ये, और दूसरी बात मैंने अपनी इन आईज से ऊपर की तरफ देखा, तो ये जो मेरा ऊपर की तरफ देखना हुआ ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। ठीक है, चलिए सपोज करिए एक पोल आप लोगों के पास खड़ा है यहाँ पर, और कोई बंदा यहाँ से चिपका हुआ है और ये नीचे की तरफ देख रहा है। कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ। अब भाई यहाँ से इसके सामने देखने वाली भी तो साइड है ना, तो ये जो नीचे की तरफ को देख रहा है ना, तो ये चीज हमारे पास होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ देखना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और नीचे से ऊपर की तरफ देखना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अगर मैं इसे एक ही डायग्राम के अंदर स्टडी करता हूं तो वो मेरा डायग्राम कुछ ऐसे रहेगा कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स से मुझे ये पता चलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप लोग सोच रहे हैं डिप्रेशन कौन सा है, तो ये डिप्रेशन वही वाला है जो आप लोग सोच रहे हैं। डिप्रेशन में जाना नहीं है, डिप्रेशन के मतलब नीचे की साइड आप लोगों को देखना है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। और दूसरी चीज, आप लोगों को कुछ वैल्यूज देखनी आनी चाहिए कि वो वैल्यूज कौन सी हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और अगली 90। एक पहले साइन की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन 0 हमारे पास 0 होता है, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 आप लोगों के पास √3/2 और साइन 90 तो 1 ही होता है। तो ये हो गई हमारे पास साइन की वैल्यू। और आप लोगों को अगर ये वैल्यूज निकालना नहीं आती तो हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया है आप उसमें देखिए कि वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वरना बेहतर तरीका ये है आप लोग इसे लर्न कर लीजिए, फिलहाल के लिए आप इसे लर्न कर लीजिए वैल्यूज को। और साइन के बाद आता है आप लोग के पास कॉस। कॉस की वैल्यूज को आपको यहाँ पे टर्न कर देना होता है 1, और इसी तरह से √3/2, 1/√2 का 1/√2 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1/2 और 0 का उल्टा 0 ही होगा, मतलब 0 उधर पहुंच जाएगा। साइन कॉस और लास्ट वैल्यू हमारे पास tan। अब 0/1 tan की वैल्यूज को हमने बताया था, यहाँ पे इमेजिनेशन करके आप लोग अपॉन लगाया करते हैं, डिवाइड करा करते हैं दोनों वैल्यूज को। तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 और √3/2 से इससे ये खत्म हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी? 1/√3, 1/√3। लेकिन फिलहाल हमें इस तरह से काट के नहीं दिखाना होता है, सही, काट के नहीं दिखाना है, तो आप लोग डायरेक्टली इसे वैल्यूज को लिखेंगे 1/√3। इसी तरह से पूरे नंबर से पूरा नंबर क्रॉस हो गया, देखिए इस पूरे से ये पूरा खत्म हो रहा है ना, लेकिन आप लोगों को कट नहीं करना है, आपका आंसर हो गया 1। इसी तरह से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो √3/1 लिखा, तो आपको कटना नहीं है, बस √3/1 आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसमें। और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या? नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित, यानी कि आप इसे परिभाषित भी नहीं कर सकते कि किस तरह से कितनी वैल्यूज यहाँ पर आ सकती हैं, तो इसलिए नॉट डिफाइंड है, बहुत कम यूज होता है। उसके बाद हमने बताया था साइन का उल्टा कोसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा और टैन का उल्टा कॉट होगा। ये हमारे पास वैल्यूज यूज होंगी, तो मैं इसको स्लाइड को सेव करके रखता हूँ, मेरे पास आगे काम में आएंगी। तो आप जब अपनी एनसीईआरटी को उठाते हैं तो यहाँ पर एक मीनार बनी हुई है, कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, तो उसी के साथ हमारे पास वैल्यूज को डिस्कशन करा जाएगा। एक सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को सिखा दूं कैसे ये हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। देखिए
हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हर बार होगा। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन चीजें होती हैं, एक होती है बेस, दूसरा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और थर्ड पार्ट होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। थर्ड पार्ट होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम होता है रिलेशन। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये ऐसा काम का फॉर्मूला जिससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर इस फॉर्मूले में नहीं लगेगा, यानी कि इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। क्यों यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो फॉर्मूला काम करता है तब काम करता है जब आप लोग के पास दो वैल्यूज़ गिवन हो। यहाँ तो बेस परपेंडिकुलर दोनों गिवन हो तो हाइपोटेन्यूस निकल आएगा, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस गिवन हो तो बेस निकल आएगा। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूस और बेस गिवन हो तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा आराम से। लेकिन हमें इन तीनों वैल्यूज में से अब जो क्वेश्चंस आएंगे केवल एक वैल्यूज होंगी तीनों में से, और कोई सा एक एंगल गिवन आउट होगा। इतने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, या कोई सा भी आप लोगों के पास एंगल हो सकता है। तो ज़्यादातर इसमें जो यूज़ करा जाता है वो 30, 60 और 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री का तो कोई जिक्र ही नहीं होगा, आप ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री का तो हमारे पास ऑलरेडी ट्रायंगल होता ही है। तो आपको तीन वैल्यूज को याद रखनी है, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इन्हीं तीन वैल्यूज से हम लोगों के पास ट्रायंगल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अब सॉल्व होंगे कैसे? सपोज करिए आप लोगों के पास ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। मैं आप लोगों से कहता हूँ भाई ये साइड जो है मेरे पास tan है और यहाँ पर मेरे पास एंगल 30 डिग्री का है, मुझे लेफ्ट आउट कोई सी भी एक साइड बता दीजिए कैसा आएगी। तो मैं अपना पुराना फंडा अपनाऊंगा कि ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और ये मेरा बेस है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? नहीं आ रही? देखिए, अगर इन तीनों वैल्यूज में एक रिलेशन जो है हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और वो रेशियोज क्या है? सपोज करिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला स्टडी किया होगा PBP अपॉन HHB। ये आप लोगों ने बहुत आराम से स्टडी किया होगा, जो आपने काफ़ी ज़्यादा रिंगटोन बना के याद करा होगा, और पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, इस तरीके से भी आप लोगों ने इसे लर्न करा होगा। तो यहाँ पर जो सिंपल सा है, साइन के लिए P अपॉन H, कॉस के लिए B अपॉन H और tan के लिए P अपॉन B, यही एक फॉर्मूला इसमें हम लोग लगाएंगे। जैसे कि मुझे हाइपोटेन्यूस चाहिए, क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूस, और मुझे गिवन आउट क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं ये दोनों चीजें इस फॉर्मूले में ढूंढूंगा, वो कौन दे रहा है, हाइपोटेन्यूस और मेरा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर मेरा देने वाला है साइन। कौन है? साइन। ये मेरा जो साइन है ये हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर देता है। तो यानी कि मेरे पास साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर जो भी होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मींस परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी tan और हाइपोटेन्यूस मेरी कितनी है नहीं पता मुझे, तो उसे h लिख लूंगा। साइन 30 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, tan अपॉन h यहाँ पर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, h की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि हाइपोटेन्यूस मेरी होगी यहाँ पर 20। और इसी तरह से अगर मुझसे बेस पूछ लेता वो, तो मैं बेस का क्या करता, मैं ढूंढता कि साहब परपेंडिकुलर और बेस का कौन रिलेशन बनाता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनाता है tan। कौन बनाता है? tan। तो परपेंडिकुलर tan 30 हम लोग यूज करते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसमें परपेंडिकुलर होता मेरे पास tan, बेस मेरे पास होता नहीं। tan 30 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अपनी देख लेते, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अभी हमने बताया कि क्या वैल्यूज हैं। tan की वैल्यू, 30 की वैल्यू 1/√3 और 60 की वैल्यू √3/1। अब हम अपने वापस उसी स्लाइड में आते हैं tan 30 की वैल्यू यूज करने के लिए। तो tan 30 की वैल्यू आपकी है 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू tan अपॉन B, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो B इज इक्वल टू tan√3। तो ये भी आप लोगों के पास आंसर हो गया। मीन्स मैं यहाँ पे जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिंपल सी सिर्फ और सिर्फ एक ये बात है कि जो चीज़ गिवन हो और जो निकालना हो उसका रिलेशन यहाँ से देखना है, बस आप लोगों का ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है।
आप लोगों के पास सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं भी एक बार इसे आपको पढ़ के दिखाता हूँ ये क्वेश्चन है क्या। बहुत सिंपल सी एक छोटी सी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के अंदर, अगर इसी को सॉल्व कर लिया तो पूरी एक्सरसाइज खत्म ही समझो फिर, यानी कि पूरा चैप्टर ही खत्म समझो। बाकी हम लोग जो स्टडी करेंगे वो टफ बुक्स में से स्टडी करेंगे ये चैप्टर को। तो यहाँ पर पॉइंट 1, अ सर्किट आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure. तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हमें ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ए, बी और सी राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा ये आपको बात ध्यान रखनी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र होगा और कोई से ट्राइंगल का जिक्र नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को आप लोगों को दिमाग में रखकर आपको सारे काम करने हैं। तो वैल्यू है यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री और ये 20 मीटर आप लोगों के पास है। तो यहाँ पर क्या है, एक सर्किस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है। तो एक सर्किस आर्टिस्ट बना देता हूँ, ये इस तरीके से यहाँ पे लटक के जा रहा है सर्किस आर्टिस्ट। अब यहाँ पे लटक के जा रहा है। अच्छा वो लटका हुआ होना चाहिए था, ये रेंगता हुआ जा रहा है, रेंगता हुआ। तो आपको बताना है कि इस पोल की हाइट क्या है। भाई पोल कौन सा हो सकता है, पोल तो यही हो सकता है, ये बिछा हुआ कौन सा होगा पोल, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। तो अब हमारे पास आती है सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए बी बी द पोल। ए बी को हमने मान लिया एक पोल, उसके साथ हमने क्या माना, ए सी बी द रोप, वो रोप है। इसके बाद हम लोग के पास ट्राइंगल में यूज करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव। अच्छा देखिए रिलेशन किस चीज का है, दोबारा ट्राइंगल बना लो। यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस है और यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला लिख लो एक बार, पी बी पी अपॉन एच एच बी। एच और पी और एच इन दोनों कहाँ दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं सबसे पहले। और ये कौन होता है, ये होता है साइन। ये साइन है हमारे पास। तो साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो गई, थीटा हमारे पास थीटा मीन्स एंगल, 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और हाइपोटेनियस हमारे पास 20। साइन 30 की वैल्यू अभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देख लो। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 1/2। तो अब हम दोबारा से वही निकाल लेते हैं, यही चल रहा था ना, ये चल रहा था। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। ए बी को ए बी रहने दिया अपॉन 20। बाकी आपकी कैलकुलेशन है, जितनी आसानी से निकाल सकते हो उतनी आसानी से आंसर हो जाएगा। तो चुपचाप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 से 20 उड़ा दो 10 बार में। तो tan 1 + 10 इज इक्वल टू ए बी। अब tan क्या है, tan है मीटर या सेंटीमीटर, लो भैया tan मीटर इज इक्वल टू ए बी। बाकी आप लिख सकते हो सो हाइट ऑफ द पोल इज 20 नहीं 10 मीटर, क्योंकि 20 मीटर की तो रोप है यार। अब रोप से लंबा पोल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जो हाइपोटेनियस है आप लोगों ने स्टडी करा होगा, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर वो हाइपोटेनियस है बेचारी, सबसे लॉन्गेस्ट तो हो ना, उसका नाम ही एच से आ रहा, और एच का मतलब तो बड़ी बड़ी खतरनाक चीजों से हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A tree breaks due to storm and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। अब एक पेड़ टूट गया और टूट के जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे गिर गया। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground 8 मीटर। अब कहीं ना कहीं तो वो टूट के गिरा ही होगा ना, तो जमीन से जहाँ पे वो गिरा है और जहाँ पर गिरा है उस गिरने के और उसके जो रूट है एक तरीके से, उनके बीच का जो डिस्टेंस है फुट, यानी कि पेड़ों के फुट की बात कर रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट निकालिए। सबसे पहले तो ट्री बनाऊंगा ऐसे करके डिजाइन में, लो जी ट्री बन गया। अब ये आ गया मेरे पास ट्री, ए बी नाम का ट्री आ गया, इतना ऊंचा,
थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। अब ये ट्री मान लो साहब यहाँ से टूट गया, कुछ यहाँ से है ना, अच्छा क्या होगा, यहाँ से नहीं टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूट गया और ये टूट कर नीचे गिर गया। अब ये गिरा कुछ यहाँ पर, सही। तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो इन्होंने दे रखा है 8 मीटर, 8 मीटर डिस्टेंस आ गया। अब ए सी, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं। सी नहीं मानू, ए इसे नहीं मानूंगा क्योंकि यार वो तो नीचे गिर गया ना। अब नया जो नीचे गिर जाता है उसकी नई पहचान होती है, तो इसलिए नीचे नाम दे दिया हम लोगों ने सी। और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का एंगल बना लिया है उसने, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी। जस्ट फोकस कि यहाँ पर ए बी मेरे ट्री की हाइट है, तो मुझे यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए। एक तो मेरी ये लाइन, अगर मेरे पास ये लाइन आ गई तो ये सीधी हो जाएगी, इतना पार्ट आ गया। उसके बाद मुझे ये बचा हुआ हिस्सा चाहिए, ये जो है बचा हुआ हिस्सा। और अगर ये भी मैंने निकाल लिया तो मेरे पास दोनों की साइडों को मैं प्लस कर दूंगा, तब मेरे पास आ जाएगा आराम से कि जो भी मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हमारा जो मसला अटका हुआ है वो है इसका और इसका। तो एक ही ट्राइंगल में दो बार यूज होगा, उससे पहले होगी लैंग्वेज। सो क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे स्टडी करे हुए हैं बहुत अच्छे तरह से। सो लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, डी इज द पॉइंट where top touches the ground, touches the ground, जहाँ पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, सही। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। फिर वही बात है मैंने जो आपको बताया, आप सोचिए सिर्फ ये ट्राइंगल आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास 8 मीटर का बेस है। आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए, फिलहाल एक निकालो। एक क्या है हमारे पास, ये निकालो। और किसकी मदद से निकलेगी, बेस की मदद से। किसकी मदद से, बेस की मदद से। किसकी मदद से, बेस की मदद से। मुंह से बोलोगे तो आराम से ये क्वेश्चंस होते जाएंगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है वैसे। तो tan थीटा होता है, देखिए PBP अपॉन HHB। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan। ये tan यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास है BC नाम का, और AB यानी कि DB इसका नाम है। tan 30 की वैल्यू देखिए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, tan 30 कितना है, tan 30 मिला मुझे 1/√3। अब हम दोबारा से उसी पर आ जाते हैं। tan 30 मिला हम लोगों को 1/√3 इज इक्वल टू BC हमारे पास ऐसे ही है, BD 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। सो BC √3 इज इक्वल टू 8 1 8, √3 अपॉन में आ जाएगा। सो BC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3, और √3 जब भी होता है तो हम करते हैं रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। सो 8√3 अपॉन 3 मीटर। बस इतना ही छोड़ दो, फिलहाल कैलकुलेशन ज़्यादा टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आंसर हो जाएगा। अब दोबारा से ट्राइंगल लगाते हैं, और ये मैं रफ कर देता हूँ ऐसे करके। दोबारा से हम लोगों ने एक फिर ट्राइंगल बनाया इस तरह से। ये तो मेरे पास आ गई, मुझे चाहिए ये, सही है। ये है मेरी हाइपोटेनियस और ये है मेरे पास बेस। हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन ढूंढिए है। हाइपोटेनियस और बेस का मुझे ये मिल रहा है बीच वाला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मिल रहा है ना, बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन। तो कॉस मिल रहा है मुझे, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब cos 30 की वैल्यू देख लीजिए आप, cos 30 कितना मिला, √3 अपॉन 2। दोबारा से वही पॉइंट निकाल लीजिए, cos 30 √3 अपॉन 2। बेस है हमारे पास BD सेम, और हाइपोटेनियस हमारे पास DC। सो √3/2 इज इक्वल टू BD हमारे पास 8 अपॉन DC कहाँ है, DC ये हैगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबूजी,
डी सी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 8 16 और रूट 3 अपॉन में आ जाएगा। सो डी सी इज इक्वल टू 16 अपॉन रूट 3 और रूट 3 से हो जाता है रैशनलाइज रूट 3 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 16 रूट 3 अपॉन 3। मीटर लगाना ना भूलें। तो ये मीटर लग गया। अभी में हमारा क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ है, पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। हम स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए ट्री की हाइट, और ट्री कौन है? ट्री का नाम है ए बी। ट्री का नाम क्या है? ए बी। इस पार्ट को रफ कर देता हूँ, ये एक ही पेज पे करेंगे हम, जब तक आप लोग लिखते भी रहिए आपको आसानी होगी, वरना एक बार वीडियो देख के आप बाद में उसे अगर लिखेंगे तो इसमें टाइम का खर्चा होना ज़रूरी है, बहुत टाइम खर्चा होगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग इस डायग्राम से हाथों हाथ देखेंगे। देखिए BC नाम है इसका, BC। BC के अंदर दो पार्ट्स बन रहे हैं, एक तो AC पार्ट बन रहा है और एक दूसरा BC बन रहा है। अच्छा, इसका नाम BC नहीं है, इसका नाम है AB। AB नाम है, AB। तो AB के अंदर दो पार्ट बन रहे हैं, AC और BC, AC और BC। AC कहीं है लिखा है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं, तो इसलिए नहीं लिखा। AC किसके बराबर है? DC के बराबर, क्योंकि ऊपर का हिस्सा ही तो नीचे आया, ऊपर का हिस्सा ही तो टूट के नीचे आया। तो यानी कि जो ऊपर का पार्ट है और जो इधर गिरा हुआ पार्ट है, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं इक्वल। तो इसलिए क्या हो गया? AC इज इक्वल टू DC। और BC को, बेचारे को BC रहने देते हैं, AB ऐसे ही चलाते रहेंगे। DC कितना आया था हमारे पास? DC आया था 16 रूट 3 अपॉन 3, 16 रूट 3 अपॉन 3 प्लस BC कितना आया? BC 8 रूट 3 अपॉन 3, 8 रूट 3 अपॉन 3। LCM ले लीजिए। LCM में अगर आप LCM ले भी लेंगे तो 3 आएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 अंडर रूट 3 और 3 8 से 24 होता है, तो इसलिए 8 अंडर रूट 3 मीटर आप लोगों का आंसर है। सो हाइट ऑफ द ट्री इज़ 8 अंडर रूट 3। अब कुछ हमारे पास बच्चों के लिए सवालात, वो सवाल ये हैं कि सर मैं गया प्लेग्राउंड में खेलने और मुझे दिखा एक पेड़, और पेड़ को मैंने देखा और मैं देख के कह रहा हूँ वे यार, ये तो इस पेड़ की ऊंचाई मुझे लग रही है 8 अंडर रूट 3 मीटर। भाई साहब तुम्हारे पापा जो है ना मार लेंगे तुम्हें, ऐसी बात मत करना, क्योंकि हम लोग रूट 3 को नहीं पता हमें क्या है, लेकिन सिर्फ हमारे पास तो, हम तो छोटा सा क्लास है ना, 8 रूट 3, तो हमें अंडरस्टूड होते हैं कि ये कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि 8 रूट 3 की वैल्यू 1.732 अप्रॉक्सीमेट इतनी हम लोग लगा सकते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास वो आंसर आ जाए। हम देख के बस डायरेक्टली बताएंगे वो हो 12 मीटर का पेड़ है भाई, सही इतना। वैसे तो फिलहाल कोई पूछेगा नहीं, एग्जाम में ही पूछेगा, ऐसी वाली बात है। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलहाल इसको आप ज़रा पढ़िए और देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि लिख तो नहीं रहे हैं ना काफ़ी सारे बच्चे, सिर्फ स्क्रीनशॉट ही ले लो, बाद में एक साथ टिप दियो और क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is a height 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करने के लिए चाह रहा है जो कि एक पार्क में है, और चिल्ड्रंस के लिए जो कि 5 साल से कम के बच्चे हैं। उसने प्लान करा 2 तरीके की मैं स्लाइड्स बनाऊंगा, वहाँ पे स्लाइड जान रहे हो। तो एक है जिसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है और दूसरा यानी कि वो जो इंक्लाइनेशन है एंगल का वो 30 डिग्री का है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ाते हैं, तो 2 ट्रायंगल बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 उसकी बात चल रही है ना। ये एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल कुछ ऐसा बना लेता हूँ, छोटा, एक बड़ा एक छोटा, है ना। अब एक बड़ा और एक छोटा हो गया, एक का नाम दे देता हूँ ABC, दूसरे का नाम DEF। ये 2 स्लाइड्स हो गई। अब इन दोनों स्लाइड्स के अंदर जो छोटी वाली स्लाइड्स हैं, इसका जो हाइट है 1.5 मीटर है और ये इंक्लाइनेशन 30 डिग्री के एंगल पर है। Whereas for the elder children she wants to steep slides at a height of 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर इनकी ऊंचाई और इंक्लाइनेशन इनके एंगल का केवल 60 डिग्री है। What should be the length of each slide in each case? तो दोनों की क्या लेंथ होनी चाहिए, मैं एक पार्ट आप लोगों को करके दिखाऊंगा और दूसरा आप लोग उसे बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो मैं बड़ा वाला ले लेता हूँ, चलो
90 डिग्री का एंगल तो यहाँ पर है ही दोनों में। तो लेट, लैंग्वेज में लिख देता हूँ, लेट ए बी एंड डी ई बी द हाइट्स ऑफ टू स्लाइड्स, और ए सी और डी एफ जो है हमारे पास स्लाइड्स हैं। तो फिलहाल इतना नहीं ज़्यादा, बस इन ट्राइंगल ए बी सी फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस यहाँ पर है। तो देखिए ये गिवन है, यानी परपेंडिकुलर गिवन है, और क्या चाहिए हमें, चाहिए हाइपोटीनियस। क्या चाहिए, हाइपोटीनियस। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटीनियस चाहिए। दोबारा से फॉर्मूला लिख लो भाई, पी बी पी एच एच बी। परपेंडिकुलर और हाइपोटीनियस का कौन रिलेशन बना रहा है, साइन। क्या बना रहा है, साइन रिलेशन बना रहा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस। साइन थीटा में कितना है, साइन 30 नहीं 60 है यार, साइन 60 है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास डायरेक्टली लिख लेते हैं 3, और हाइपोटीनियस हमारे पास AC। टेन साइन 60 की वैल्यू देखिए अपने टेबल के अंदर, पुरानी टेबल बनाई थी यहाँ पे, ये है ये साइन 60 कितना मिला आप लोगों को, √3/2। तो √3/2 यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो √3/2 इज इक्वल टू 3/AC। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेते हैं। सो AC √3 इज इक्वल टू 2 3 = 6। √3 कहाँ जाएगा, अपॉन में, 6/√3, और रैशनलाइज हो जाएगा √3/√3, दैट इज 6/√3/3, और 3 2 = 6 हो जाएगा। तो यानी 2/√3 मीटर आ गई उसकी, यानी कि स्लाइड की लेंथ। स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, 2√3 मीटर। तो चलिए मैं दूसरा भी कर देता हूँ। मुझे ये तो करना है, इन ट्राइंगल DEF, तो मैं तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसमें भी साइन ही लगाते हैं। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन 30 कितना है हमारे पास, साइन 30 है 1/2 होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास 1.5, और हाइपोटेनियस हमारे पास DF। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो DF इज इक्वल टू 1.5 × 2 इज इक्वल टू 6 नहीं 3 मीटर। दूसरी स्लाइड आ गई 3 मीटर। सो एक 3 मीटर की हो गई, और एक 2 मीटर 2√3 मीटर की स्लाइड हो गई। अच्छा देखिए, इन दोनों आंसर्स में आप एक बात जानने की कोशिश करिए, कौन बड़ा है। बस मुझे इतना कमेंट करके बता दो कि ये 3 बड़ा है या 2√3 बड़ा है, बस इतना बता दो, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। सिर्फ इतना बता देना, मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग भी स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे होना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ हाथों हाथ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर बना लेते हैं पहले। टावर कैसे बनता है, टावर शायद बन सकता है अगर मैं टावर बनाने की कोशिश करूं। ये टावर आ गया, ये टावर है हमारे पास। सो अब इस टावर के अंदर जो मेरी टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, सही है। यहाँ से कोई बंदा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बात चल रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि यहाँ से ये जो पॉइंट है इसकी बेस से 30 मीटर का है, और यहाँ से जो एंगल निकल कर जा रहा है टॉप ऑफ द टावर पर, वो भी 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास, 30 डिग्री का एंगल है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट को हम लोग मान लेते हैं PQ, और ये R हो गया। सो लेट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, लेट PQ बी द हाइट ऑफ टावर, सही है। सो अब फिर दोबारा मेरी बात देखिए परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है। क्या, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है। तो क्या फॉर्मूला होगा, PBP HHB, और अगर अभी तक किसी को ये बात है पूरी ध्यान नहीं है तो साइन कॉस टेन।
परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, कौन आया इसके बीच में, tan थीटा। तो tan थीटा आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा में आप लोगों के पास जो है 30 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर हमारे पास PQ नाम से है और बेस हमारे पास 30 है। tan 30 की अभी वैल्यू आप लोगों ने लगाई थी और नहीं है ध्यान, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 1/√3। तो हम लोग लगाते हैं 1/√3 इज इक्वल टू PQ एज इट इज रहेगा 30, यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, तो 30 × 30 इज इक्वल टू √3 इंटू PQ। √3 अपॉन में लगा लीजिए और जब भी अपॉन में लगता है तो रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। सो रैशनलाइज आप लोग करेंगे तो ये 30 √3 हो जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल टू PQ। अच्छा 3 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है √a इंटू √a हो जाता है a, क्योंकि ये ऐसे भी यूँ होता है ना, 2 रूट हो जाते हैं और स्क्वायर हो जाता है 2 रूट का, तो स्क्वायर से रूट खत्म होकर a बचता है, तो इसलिए ये आता है निकल कर। सो 3 × 1 3, 3 × 30, तो tan √3 इज इक्वल टू PQ, और इज इक्वल टू डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं मीटर लिख लूँगा, तो ये आ गया मेरा आंसर। तो टावर की भी हाइट आ गई यहाँ पर। ये चैप्टर में आप लोगों को अभी तक जो बात समझ में आना शुरू हुई वो है ये कि कैसे हाइट्स निकालते हैं और कैसे डिस्टेंसेस निकालते हैं। अब कोई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से लेकर मैं सूरज तक इंची टेप लेके गया हूँ, ओ भाई ये इतनी दूर है, तो ये कौन सा करा होगा, इंची टेप लेके गए होंगे, एंगल्स निकाले यार, पैरेलैक्स मेथड लगाया वहाँ पर, क्लास 11th में स्टडी करोगे, वहाँ पर हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे हाइट और डिस्टेंसेस को बड़ी ही आराम से निकालते हैं। पता चला पूरे 6 महीने में जो अर्थ घूमी और जो अगले 6 महीने में जो अर्थ घूम कर आ रही है, उसके हिसाब से हम लोग हाइट और डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इतना ज़्यादा सीरियस होने की वाली बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द string attached to a kite is temporarily tied to a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। जनाब एक पतंग उड़ रही है, सही है, और उस पतंग को, एक पतंग बना लेता हूँ यहाँ पर छोटी सी, ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये पतंग उड़ रही है और a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर, ये ग्राउंड लेवल आ गया, और ये जो the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, एक ग्राउंड पर कहीं पर पॉइंट है और इसका जो स्ट्रिंग है, यानी कि एक तरीके से जो इसका धागा और जो मांझा जिससे ये बनी हुई होती है, वो टाइटली बिल्कुल एक कुछ समय के लिए, मतलब टेम्पोरली है, और वो टाइट हुआ है इस पॉइंट से। आपको निकालना है, और ये टाइटली है तो उसमें कोई भी ऐसा नहीं, वो आपने देखा पतंग उड़ाते तो वो इस तरीके से यूं करके हो जाती है ये गोल गोल, तो वो ऐसा नहीं, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी है। तो वहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और एंगल यहाँ पर कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। आप लोगों को ये चाहिए, तो क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, डायग्राम आप लोगों के पास अभी बिल्कुल सेम आ रहा है, एंगल है हाइपोटेनियस निकाल दो, एंगल है परपेंडिकुलर निकाल दो, एंगल है बेस निकाल दो, कोई एक चीज दे रखी है, सिंपल सी बात। आप लोगों को अब अगर याद हो गई हो PBP अपॉन HHB, तो इसमें आप लोगों को जब इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन देखना है, जो कि मेरा है साइन, क्या है, साइन, और साइन 60 की वैल्यू मेरे पास √3/2 होती है। कैलकुलेट करेंगे बहुत आराम से आ जाएगा। लैंग्वेज, लेट द हाइट ऑफ काइट बी AB, AB हमारे पास हाइट हो गई, और AC बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब इन ट्राइंगल ABC साइन
थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। थीटा कितना है, साइन है हमारे पास 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर का नाम 60 है और हाइपोटेन्यूस का नाम AC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60/AC, जिसको कन्फ्यूजन है कि कहाँ से ये वैल्यू निकाल ली गई है, तो देखो जनाब साइन 60 की वैल्यू ये हैगी √3/2 √3/2 साइन 60 होता है। ये वैल्यूज़ याद कर लो भैया, बड़े काम में आएंगी, बहुत काम में आएंगी ये वैल्यूज़। सो क्रॉस मल्टीप्लाई AC इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इज 120। √3 कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात, अपॉन में जाएगा सर, 120/√3। और जब भी √3 होता है तो हम करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 120/√3/3। 3 से 120 कटेगा, 3 4 12 0। सो AC की वैल्यू आ गई 40/√3 मीटर। सो ये आ गई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपका काम ये है, कमेंट में लिखिए 40 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि 1.732 से करेंगे तो कितना आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर आप 1.7 से करेंगे तो आंसर अलग आएगा, 1.73 से करेंगे तो आंसर अलग आएगा, 1.732 से करेंगे तो आंसर अलग आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 2 से 3 वीडियो के अंदर मे भी हो सकता है कि ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो जाए। वीडियो बड़ी बनाने को कहो तो मैं बहुत बड़ी बना दूँ, छोटी कहो तो मैं बहुत छोटी बना दूँ, तो इसमें हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी।